हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, सेकेंड ऑप्शन है डीजल इंजन, थर्ड ऑप्शन है भाप इंजन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर जो होता है ये मुख्यतः पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं कि कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है। तो कार्बोरेटर का जो कार्य होता है वो एयर और फ्यूल को मिक्स करना होता है। और अगर बात करते हैं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन जो होता है इसमें केवल एयर आती है, हम लोग को डीजल बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसमें संवहन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल ठोस और द्रव में, सेकंड ऑप्शन है केवल द्रव और गैसों में, थर्ड ऑप्शन है केवल गैसों और ठोसों में, फोर्थ ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैसों में। तो संवहन जो होता है ये केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। हम लोग को देखने को मिलता है कि जो घरों में या दुकानों पे फ्रिज लगी होती हैं उनमें जो ठंडा करने का मशीन होता है वो फ्रिज के ऊपरी सतह पे लगा होता है, क्योंकि संवहन में क्या होती है कि जो एनर्जी होती है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आती है। यानी ऊपर क्या होता है ठंडा होता है और नीचे का इन्वायरमेंट क्या होता है थोड़ा गर्म होता है। तो इससे क्या होता है ठंडा जो होता है इन्वायरमेंट वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहता है। और क्या होता है कि आप देखते हैं कि अगर हम इसको मतलब नीचे की तरफ लगा देते हैं तो नीचे की तरफ लगाने पर इसका संवहन नहीं हो पाता, इसलिए पूरा फ्रिज आपको ठंडा नहीं हो पाएगा। तो जो संवहन होता है ये केवल द्रव और गैसों में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 140 फ़ारेनहाइट, सेकेंड ऑप्शन है 120 फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है 130 फ़ारेनहाइट, फोर्थ ऑप्शन है 98 फ़ारेनहाइट। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके कि हमारा जो तापक्रम दिया हुआ है यानी सेल्सियस जो दिया हुआ है वो सी बराबर कितना दिया हुआ है। तो जो सेल्सियस में यहाँ पे दिया हुआ सी बराबर 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो C/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पे C कितना दिया हुआ है, C आपका 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 60/5 कर लेते हैं बराबर F-32/9। हम लोग इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 12। आगे की तरफ देखते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बराबर F-32/9। अब हम लोग 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है, 12 को जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 108 बराबर F-32 कर लेते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा 108 + 32। फिर देखते हैं F बराबर कितना आ जाएगा, 108 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 फ़ारेनहाइट। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी एक मनुष्य का अगर तापक्रम 60
डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 140 फ़ारेनहाइट। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑप्शन है ताप का, सेकंड ऑप्शन है माध्यम का, थर्ड ऑप्शन है दाब का, फोर्थ ऑप्शन है आर्द्रता का। तो ध्वनि का जो वेग होता है, अगर बात करते हैं ताप की, तो जैसे जैसे हम किसी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ध्वनि की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। अगर बात करते हैं माध्यम की, तो माध्यम जो होता है ये ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव, इसका मतलब ध्वनि के वेग पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं दाब की, तो दाब का जो दाब होता है ये ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर बात करते हैं आर्द्रता की, तो आर्द्रता जो होती है, अगर आर्द्रता की हम लोग बात करते हैं तो आर्द्रता मतलब जैसे जैसे ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है, ध्वनि की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, दाब का। यानी ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है उपध्वनिक, जिसको हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है उपराध्वनिक, जिसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसोनिक, इसको हम लोग ट्रांसोनिक ही बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि जो मैक नंबर होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों बराबर होती है तो उसका जो मैक नंबर होता है वो 1 होता है। और जब मैक नंबर 1 होता है तो क्या होता है, ट्रांससोनिक उसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि उपध्वनिक की, तो उपध्वनिक में क्या होता है कि जो मैक नंबर होता है अगर 1 से कम होता है तो उसको हम लोग उपध्वनिक बोलते हैं। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग उपराध्वनिक यानी सुपरसोनिक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। तारत्व यानी पिच जो है किसका अधिक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषों की ध्वनि, सेकंड ऑप्शन है शेर का दहाड़ना, थर्ड ऑप्शन है मच्छर की भिनभिनाहट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तारत्व की बात करते हैं, तो तारत्व यानी पिच जो होती है, अगर किसी चीज़ की पिच मतलब ज़्यादा होती है तो उसकी आवाज़ बहुत पतली होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल होती हैं यानी मेल की तुलना में, जो मतलब लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ काफ़ी पतली होती है। तो पतली होने की जो वजह होती है वो तारत्व होती है, यानी उनकी जो पिच या तारत्व होती है वो अधिक होती है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी पतली होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है इसकी तारत्व बहुत अधिक होती है, जिससे इनकी भिनभिनाहट जो होती है बड़ी हल्की होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यक्स किरणें, सेकंड ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, थर्ड ऑप्शन है अवरक्त किरणें, फोर्थ ऑप्शन है गामा किरणें। तो सामान्य टीवी रिमोट, चाहे वो टीवी की रिमोट हो या फिर मतलब किसी अन्य चीज़ की रिमोट हो, तो उसमें जो हम लोग कंट्रोल करने के लिए जो मतलब किरणों का यूज किया जाता है या तरंगों का यूज करते हैं वो अवरक्त तरंगे होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसका उपयोग संचार को भेजने में किया जाता है, यानी एक डाटा का उपयोग मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसका जो कार्य सिद्धांत होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कार्य सिद्धांत पर एक कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान बराबर है तो कण का वेग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी थर्ड है 4 मीटर पर सेकंड, फोर्थ है ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई यम द्रव्यमान का मतलब पिंड है, माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो बी वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ यम बी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब हाफ एम बी का उपयोग करते हैं। और संवेग का फार्मूला क्या होगा? संवेग का जो फार्मूला होता है वो एम बी होता है। तो आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि गतिज ऊर्जा और संवेग ऊर्जा बराबर कब होंगे? तो देखते हैं कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर और संवेग कितना हुआ? एम बी। तो अब हम लोग यहाँ से यम को कैंसिल कर देते हैं और एक बी को बी से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है? v बराबर 2 हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा तथा संवेग का जो गणितीय मान बराबर है तो उसके कण का जो वेग होगा वो 2 मीटर पर सेकंड होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकंड ऑप्शन है 1 लाख, थर्ड ऑप्शन है 10 लाख, फोर्थ ऑप्शन है, एक बार गिन लेते हैं, 1 करोड़। तो 1 किलोमीटर जो होता है ये 10 लाख मिलीलीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा हैलोजन द्रव के रूप में मौजूद होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन है फ्लोरीन, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। तो यहाँ पे जो हैलोजन द्रव के रूप में मौजूद होता है वो ब्रोमीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से कौन सा धुंध का घटक नहीं है? धुंध बोले तो स्मोक जो होता है, इसमें से उसका घटक कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है अमोनिया। तो इसमें धुंध का जो घटक नहीं है वो क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है ये धुंध का घटक नहीं होता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में किस तत्व की परमाणु संख्या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकेंड ऑप्शन है नियान, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम।
तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम की तुलना में कौन सा परमाणु संख्या अधिक है। तो देखते हैं कि एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या। तो एल्युमिनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि एल्युमिनियम की तुलना में कौन सा अधिक है। आइए देखते हैं कि नियान जो होता है, नियान का जो परमाणु संख्या होता है ये कितना होता है, 10 होता है। अगर बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। और सोडियम का तो सभी लोगों को पता होगा कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। तो अब बचा आप लोग के सामने एक ऑप्शन यानी फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है ये एल्युमिनियम की तुलना में इसका जो परमाणु संख्या होता है वो ज़्यादा होता है। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं की ओर कैसे परिवर्तित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कम होती है, सेकंड ऑप्शन है बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं की ओर परिवर्तित होती है वो कैसी होती है, यानी वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एप्सम लवण इनमें से किस धातु का अयस्क है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। आप लोग तो जिप्सम का नाम सुने होंगे, जिप्सम क्या होता है। तो यहाँ पे जिप्सम के अलावा जो हम लोग को ऑप्शन में क्वेश्चन में मिल रहा है वो एप्सम की बात कर रहा है। तो एप्सम लवण इनमें से किस धातु का अयस्क है। तो इसका जो हम लोग राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी मैग्नीशियम जो है ये एप्सम लवण धातु का अयस्क होता है। और इसका जो फार्मूला होता है एप्सम का वो Mg4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसका फार्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में किसे परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम को, सेकंड ऑप्शन है यूरेनियम को, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट को, फोर्थ ऑप्शन है बोरान को। तो मॉडरेटर के रूप में किसको मतलब किसका उपयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्रेफाइट होगा। यानी ग्रेफाइट जो होता है इसको परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो होता है इसको हम लोग ईंधन की तरह इसका उपयोग करते हैं। और अगर साथ साथ में यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग D2O यानी भारी जल जो होता है, भारी जल का उपयोग हम लोग शीतलक के रूप में करते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे बोरान की, तो बोरान जो होता है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस तत्व का गलनांक न्यूनतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइटेनियम, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है आर्गन, फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो आर्गन जो होता है, आर्गन का गलनांक सबसे न्यूनतम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लोहे के जंग लगने में निम्न में कौन सा सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन और पानी, थर्ड ऑप्शन है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन। तो इसके लिए जो सहायक है वो ऑक्सीजन और पानी जो होता है ये लोहे में जंग लगने के लिए सहायक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
बेल धातु का मिश्र धातु है? फर्स्ट ऑप्शन है कापर प्लस निकिल, थर्ड ऑप्शन है कापर प्लस लेड, थर्ड ऑप्शन है कापर प्लस टिन, फोर्थ ऑप्शन है कापर प्लस जिंक। तो बेल धातु का जो मिश्र धातु होता है वो कापर प्लस टिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आवर्त सारणी में परमाणु आकार किसके कारण घट जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परिरक्षण प्रभाव के कारण, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, थर्ड ऑप्शन है आकर्षण के परमाणु बल में वृद्धि के कारण, फोर्थ ऑप्शन है आकर्षण के परमाणु बल में कमी। तो आवर्त सारणी में जो परमाणु का आकार होता है वो आकर्षण के परमाणु बल में वृद्धि के कारण घट जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मधुमेह रोगी को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सेकेंड ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि जो मधुमेह रोग होता है इसको किस इंजेक्शन से हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है ये मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इंसुलिन क्या होता है। क्या होता है इंसुलिन? कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो एक किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज में जब एक कन्वर्ट हो जाता है तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो इस पे एक्शन करता है और इसके बाद क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन जब वही इंसुलिन नाम का हार्मोन्स अगर स्रावित नहीं होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है और हमारे बॉडी में डायबिटीज़ यानी मधुमेह जो होता है वो काज करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, तो मधुमेह जो रोग होता है ये इंसुलिन नामक इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। यानी जब बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन की मात्रा मतलब बनती रहती है, निकलती रहती है, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहता है और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो शुगर की मात्रा होती है वो बढ़ नहीं पाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है थायराइड, थर्ड ऑप्शन है पिट्यूटरी, फोर्थ ऑप्शन है लार ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर बात कर लेते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये लीवर होती है, यानी मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। अगर बात करते हैं लीवर के वेट की, यानी लीवर का वजन कितना होता है, तो लीवर का जो वजन होता है ये लगभग 1.2 से 1.5 kg होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है दांत और मसूड़े में, सेकंड ऑप्शन है फुसफुस में, थर्ड ऑप्शन है आंत में, फोर्थ ऑप्शन है लीवर में। तो हम सभी को पता होगा कि पायरिया जो होता है ये मुंह में होता है, यानी मुंह में जब पायरिया हो जाता है तो एक अजीब सी स्मेल दुर्गंध आने लगती है। तो इसलिए इसका अगर राइट आंसर जो होगा है वो ए, यानी दांत और मसूड़े में पायरिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, दो दांतों का कलर होता है और धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गाल्जी बॉडी को, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो देखते हैं कि मतलब आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी लाइसोसोम जो होता है इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है कि जो कोशिका होती है, कोशिका में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम पाए जाते हैं, और जब ये सेल मैच्योर होते हैं तो ये फट जाते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं ये फट जाते हैं और इनसे एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस ना होते हैं और ये सेल मैच्योर होकर मतलब रैप्चर कर जाते हैं, तो क्या होते हैं, इन्हीं के माध्यम से रैप्चर करते हैं। यानी जब ये एंजाइम सीक्रेट होता है तो ये अपने सेल को ही रैप्चर कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेड मोल्ड, थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, फोर्थ ऑप्शन है वायरस। तो सूक्ष्मतम जीवित जो कोशिका है यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है मीथेन, फोर्थ ऑप्शन है एथिलीन। तो हम सभी लोगों को पता होगा कि जो गोबर गैस होता है इसमें जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, मीथेन का जो मतलब अनुपात होता है वो लगभग 50 से 75% के आसपास में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसे मार्फ गैस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन को, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटेन को, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मार्फ यानी जो दलदली स्थान होते हैं, जहाँ पे स्थान दलदल होते हैं, नम होते हैं, उन्हीं को हम लोग मार्फ बोलते हैं। और ये मार्फ गैस जो होता है वो मीथेन को बोला जाता है। वो मीथेन कहाँ पे निकलते हैं, मार्फ जहाँ पे दलदली स्थान होते हैं या धान के जो मतलब पौधे होते हैं, जब उनमें पानी काफ़ी मात्रा में भरे होते हैं तो वहाँ से भी मीथेन गैस का सिक्रीशन या मतलब स्राव होता रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, सेकेंड ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा, फोर्थ ऑप्शन है प्लेसेंटा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, इसमें क्या होता है कि 55% जो होता है ये प्लाज्मा पाया जाता है। 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी बचे आपके 45%। तो 45% में आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। तो यानी अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी पाया जाता है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा जो होता है ये पाया जाता है। अब बचा आपका आखिरी ऑप्शन यानी प्लासेंटा जो है, यानी प्लासेंटा जो होता है ये ब्लड में नहीं पाया जाता। प्लासेंटा क्या होता है, जो एक माता होती है, ये प्लासेंटा एक माता में पाई जाती है यानी एक स्त्री में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है कि प्लासेंटा के ही माध्यम से जो बच्चा गर्भ में होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है प्रॉपर, मतलब भोजन का जो मतलब आदान प्रदान होता है वो यहीं प्लासेंटा से ही होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी खून में प्लासेंटा अवयव नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है गोलाकार, सेकेंड ऑप्शन है उत्तलाकार, थर्ड ऑप्शन है अनियमिताकार, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जो आकार होता है ये बाइकॉनकेव आकार का होता है। कौन सा आकार होता है, बाइकॉनकेव आकार। आप लोग देख सकते हैं कि बाइकॉनकेव जो आकार होता है
ये कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें बाइकॉन्केव, अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें कोई राइट आंसर नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा हार्मोन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है एड्रिनल, थर्ड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन जो होता है वो हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन्स होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में कौन से देश में बांस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो बांस के मामले में अगर दूसरा सबसे बड़ा भंडार देश की बात करते हैं तो वो इंडिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। अगर हम लोग बांस की बात करते हैं तो बांस जो होता है प्लांट नहीं होता, बांस जो होता है ये एक प्रकार का घास होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमनी फैमिली होती है। यानी अगर हम लोग सबसे लंबे और सबसे बड़े घास की बात करते हैं तो कौन सा घास है? वो बांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में किसमें पोलियो की बीमारी होती है? किससे पोलियो की बीमारी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु से, सेकंड ऑप्शन है मच्छर से, थर्ड ऑप्शन है विषाणु से, फोर्थ ऑप्शन है तिलचट्टा से। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी विषाणु जो होता है, विषाणु के कारण ही पोलियो की बीमारी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से कौन सा विटामिन 2 का दूसरा नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकंड ऑप्शन है डेक्स्ट्रोज, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, फोर्थ ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है वो राइबोफ्लेविन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट, सेकंड ऑप्शन है शैवाल, थर्ड ऑप्शन है कवक, फोर्थ ऑप्शन है टेरिडोफाइट। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, शैवाल होते हैं, और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जो कवक होता है इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेफ्रॉन निम्न में किसकी क्रियात्मक इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर की, सेकंड ऑप्शन है किडनी की, थर्ड ऑप्शन है पेट की, फोर्थ ऑप्शन है फेफड़े की। तो नेफ्रॉन जो होता है एक किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, सेकंड ऑप्शन है जल से, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल से के टूटने से, फोर्थ ऑप्शन है वायु से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुक्त ऑक्सीजन होती है वो जल से आती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आँख की रेटिना कैमरे के किस हिस्से के अनुरूप होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्दा, सेकंड ऑप्शन है लेंस, थर्ड ऑप्शन है शटर, फोर्थ ऑप्शन है ग्लास। तो आँख की जो रेटिना होती है ये कैमरे में जो पर्दा होता है उसके अनुरूप होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग्रा, सेकंड ऑप्शन है सिरोसिस, थर्ड ऑप्शन है जीरोथेल्मिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से जो हमारी बॉडी में रोग होता है
वो प्लेगरा रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाइट्रोजन प्राणियों में किस रूप में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है मिनरल, फोर्थ ऑप्शन है वसा। तो नाइट्रोजन जो होता है प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में क्या पौधों के पोषण के लिए अपेक्षित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है पर्णहरित। तो हम लोग देखते हैं कि पानी जो होता है ये पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी मतलब भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। पर्णहरित क्या होता है? पत्तियों को मतलब ये पर्णहरित यानी जो क्लोरोफिल होती हैं ये भी मतलब साथ में मिलकर भोजन बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये पौधों के पोषण के लिए अपेक्षित नहीं होता है, क्योंकि पौधा खुद ही हमें ऑक्सीजन देता है, तो उसको ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ऑक्सीजन पौधों के पोषण के लिए अपेक्षित नहीं है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।